ओके, तो आज का अपना टॉपिक है पिल्स के ऊपर। तो हम लोग लास्ट क्लास तक पढ़ लिए थे कि डिफरेंट टाइप्स के आईओडीज क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने और देखा था कि हॉर्मोन्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आईडीज के एग्जाम्पल हमने देखे थे। ठीक है, जैसे ये रहा, सारे के सारे एग्जाम्पल यहाँ पर है सामने। और इनका मोड ऑफ एक्शन क्या था ये सब हम लोग देख लिए थे ऑलरेडी। ठीक, सो लेट्स प्रोसीड। और आज अपने बात करेंगे पिल्स के बारे में। ठीक है, तो पिल्स क्या होता है? देखो, पिल्स जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब हो गया ये टैबलेट के रूप में या कैप्सूल के रूप में जनरली यूज होते हैं। ठीक है, जनरली ये टैबलेट के फॉर्म में या पिल्स के फॉर्म में यूज होते हैं और इसको खाया जाता है। ठीक, तो पिल्स कंटेन स्मॉल डोजेस ऑफ आइदर प्रोजेस्टोजेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन। मतलब इसमें दो हॉर्मोन्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है या फिर सिंगल हार्मोन यहाँ पर प्रोजेस्ट्रोजेन हो सकता है। ठीक है, अब इनका इस्तेमाल हम अलग अलग फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक, अब टैबलेट्स के रूप में होता है, अब अलग अलग कॉम्पोजिशन भी इसके पाए जाते हैं, देखा जाएगा अभी क्या क्या होता है। ठीक है, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। 21 दिन तक इसको खाना पड़ता है। अलग अलग टाइप का पिल्स होता है, उसमें से कुछ पिल्स ऐसे हैं जिसको हम लोग 21 डेज तक यूज कर सकते हैं विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसके पहले 5 दिन के अंदर पिल्स को लेना शुरू करना पड़ेगा। वो एग्जैक्टली कैसे होता है मैंने क्लास में लिखवाया था, तो उस पर चला जाए एक बार क्लास नोट्स पर। ये देखो, तो पिल्स कंटेन्स, फर्स्ट पॉइंट तो वही है कि पिल्स के अंदर क्या होता है, स्मॉल डोजेस ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है या सिंगल प्रोजेस्ट्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो अपन का ये रहा, ये वाला। और ये टैबलेट के फॉर्म में यूज होता है, ये भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। ठीक है, 21 डेज तक इसको लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद 7 दिन का गैप होता है, 7 डेज का गैप लेना पड़ता है जिस दौरान मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर सेम पैटर्न पर इसको रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कैसे एग्जैक्टली यूज होता है आओ देखते हैं। तो देखो, तो टोटल डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का हम लोग मान के चलते हैं कि 28 है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। ठीक है ना, इसमें सिक्स्थ डे जो है, मान लो कि अगर हम बोले मेंस्ट्रुएशन, आपने याद करो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम पीरियड था वो था 3 to 5 डेज, राइट। 3 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज चलेगा। ठीक है, तो अगर हम मान के चल रहे हैं कि 5वें दिन मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट हो गया, तो सिक्स्थ डे को पिल नंबर 1 लेना पड़ेगा। बात को समझना। ठीक है, 6 डे को पिल नंबर 1 लिया गया। अब ऐसे करते करते हमको 21 पिल्स लेना है। तो पिल नंबर 1 जो है वो, टैबलेट नंबर 1 जो है वो 6 डे को लिया गया। अब ऐसा 21 पिल्स लेना है हमको, तो 21 टैबलेट लेने के लिए हमको 6 डे से 26 डे तक जाना पड़ेगा, गिन लो। ठीक है, 26 डे को पिल नंबर 21 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, 21वां नंबर जो पिल है वो 26 डे को लिया जा रहा है। ओके, अच्छा, उसके बाद 7 डे का गैप रखना पड़ेगा। अच्छा, 26th डे के बाद अगला डे है 27th डे, फिर 28th डे। ठीक है, और उसके बाद 28 डे का ही साइकिल है, 29 नहीं गिनते, 28 मानकर चलते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज इसलिए पहले लिख दिया था 28। तो 28 के बाद फिर से ये कौन कौन सा आएगा, फर्स्ट। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो कुल मिलाकर देखो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डेज। ठीक है, 7 दिन का यहाँ पर गैप लेना है, इसमें कोई पिल्स नहीं खाने। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है क्लियरली। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक डाउन करके लिखवा दिया था कि कब कब खाना और कब नहीं खाना। ठीक, तो कब से शुरू करेंगे, 3 to 5 डेज के, किस चीज के लिए लिखा गया था, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुएशन पीरियड है। इस दौरान मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। ठीक है, इसके 5वें दिन के बाद जो छठा दिन है, 6 डे, उस दिन पहला पिल खाना है। ठीक है, मतलब मेंस्ट्रुएशन के दौरान जब ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग फेज में कोई पिल नहीं खाना है, वही एनसीईआरटी ने भी लिखा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है इस बात को, तो मैंने यहाँ पर लिखा था, देखो, ये रखो, ये लाइन पढ़ो। ये लाइन पढ़ो, आफ्टर ए गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स। तो ये वही समय है जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। ठीक है, तो इट हैज टू बी रिपीटेड इन सेम, उसके बाद फिर रिपीट करना है इसको। तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान नहीं खाना, वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है कि 3 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुएशन होगा, उस दौरान नहीं खाना है। ठीक है, तो यही है बस। तो अब 2 दिन यहाँ पे हो गया, देखो, 2 दिन ये हो गया, और 3 से 5 दिन, मतलब 5 दिन, 1 2 3 4 5 दिन ये हो गया। 5 दिन और 2 दिन, 7 दिन का गैप लेना है। ठीक है, तो ये था। इसमें कोई डाउट किसी को पिल्स के ऊपर कि कब कब खाना है कब नहीं खाना? ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना तो मतलब मतलब एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो नीट में इस तरह से नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है यार।
घुमा फिरा कर पूछ सकता है। ठीक है, डाउट होगा तो बोलना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, मोड ऑफ एक्शन ऑफ 21 डेज पिल। तो इस तरह का जो पिल्स जो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, उसको 21 डे पिल बोला जाता है। डिफरेंट टाइप्स के पिल्स होते हैं जो अलग अलग ड्यूरेशन के लिए खाए जा सकते हैं। उसमें 21 डेज वाला जो पिल है उसकी बात हम लोग अभी कर रहे थे, जिसमें 7 डेज का गैप देना होता है। ठीक है, अब ये 21 डेज का जो पिल है, इसमें क्या मोड ऑफ एक्शन यहाँ पर है, आओ एक बार देखते हैं। तो दीज पिल्स कंटेन हाई लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्ट्रोजन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्ट्रोजन यहाँ पर एक मानकर चला जा रहा है, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट ठीक है, अभी आप एक मान सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्ट्रोजन होता है। और एक चीज ध्यान रखना, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तुमने पढ़ा होगा उसका थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर आएगा फिर से। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कौन से फेज में होता है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन होता है वो ल्यूटियल फेज में होता है, याद है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस हैं। ठीक है, एक बार याद करो फिर से, मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट फेज का क्या नाम था? उसका नाम था ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज, है ना? सेकंड क्या था? सेकंड था फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। थर्ड क्या था? ओवुलेटरी फेज। और फोर्थ फेज का नाम है ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रीटरी फेज। जो फोर्थ फेज है उसमें प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो उस वक्त एक नॉर्मल फीमेल के अंदर नेचुरल तरीके से प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। ठीक है, तो जब भी फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन हो रहा है तो उसका ब्रेन ये सेंस करता है कि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अभी ल्यूटियल फेज चल रहा है। और ल्यूटियल फेज कब आता है? तो ल्यूटियल फेज तो आखिरी फेज होता है ना? ल्यूटियल फेज आखिरी फेज होता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में नहीं पता है तो पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ के आए, उसके बाद ये समझ में आएगा, अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, अच्छा मैं क्या बोला था? हाँ, तो मैं बोला था, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, 4 फेजेस है, राइट? मैं एक बार चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ थोड़ा मेंशन कर दे रहा हूँ, जिसको याद नहीं है उसके लिए। तो फर्स्ट है यहाँ पर फर्स्ट फेज का नाम है ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, तो मान लो ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग कब से कब तक होती है? कम से कम 3 दिन और अधिक से अधिक 5 दिन, मतलब टोटल 5 डेज तक, टिल 5 डेज। ठीक है, हो सकता है कि 3 दिन, 3 दिन तक भी हो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 दिन हो, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ 5 दिन भी हो सकते हैं। मतलब 3 से लेकर 5 दिन तक ये ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, अच्छा सेकंड थिंग क्या होगा? ब्लीडिंग फेज के बाद सेकंड फेज जो आता है वो होता है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है और प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स होते हैं एंडोमेट्रियम के। ठीक है, तो फॉलिकुलर या फिर प्रोलिफरेटिव। ठीक है, मैं शॉर्ट में याद दिला रहा हूँ। तो ये देखो, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला फेज यानी मेंस्ट्रुएशन अगर सिर्फ 3 दिन चला, ठीक है, तो फोर्थ डे से ये फेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ब्लीडिंग 5 दिन तक चली, ठीक है, तो ये फेज 6 डे से स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब इट कैन स्टार्ट फ्रॉम द फोर्थ डे और फ्रॉम द 6th डे। ठीक है, फिफ्थ से भी स्टार्ट हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मतलब कम से कम चौथे दिन से या अधिक से अधिक छठे दिन तक के बीच में, 4 से 6 दिन के बीच में शुरू होगा। ठीक है, और कब तक चलेगा? तो चलेगा 13th डे तक। ये कौन सा फेज है? ये है फॉलिकुलर फेज, ये है फॉलिकुलर फेज। एक लैपटॉप गर्म जरा एक मिनट। अच्छा, उसके बाद जो अपना थर्ड फेज आता है, दैट इज ओव्यूलेटरी फेज, मतलब ओव्यूलेशन होगा। तो मेरे मेरे को यहाँ पे समझना है कि ओव्यूलेशन जब हो रहा है तो कौन से डे को हो रहा है? 14th डे को हो रहा है। एक बार जब ओव्यूलेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही तो ल्यूटियल फेज स्टार्ट होगा। ठीक है, तो नेचुरल तरीके से ब्रेन को यह सिग्नल जाता है कि अगर ल्यूटियल फेज चल रहा है, इट मीन्स कि ओव्यूलेशन तो हो चुका है, तभी तो लुटियल फेज हो रहा है ना? पहले ओव्यूलेशन हो गया होगा, ओवम निकल गया होगा, सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया होगा। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बनना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो गया होगा, उसके बाद ल्यूटियल फेज स्टार्ट होगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम बनना स्टार्ट होगा। समझे बात? ल्यूटियल फेज स्टार्ट होगा, समझे? तो ल्यूटियल फेज जब हो रहा है उसमें प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होता है, और ये तभी होता है जब ओव्यूलेशन हो चुका हो। ठीक, इतना ब्रेन को पता है। अब तुम क्या कर रहे हो? मतलब जो फीमेल इसको टैबलेट को ले रही है, पिल्स को ले रही है, उसमें प्रोजेस्टेरॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन का पिल वो डेली खा रही है, तो उसकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन राइज कर रहा है। तो उसके ब्रेन को एक गलत सिग्नल जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन जाती है कि मेरे बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि ल्यूटियल फेज चल रहा है, मतलब ओव्यूलेशन हो चुका है। ठीक है, और ओव्यूलेशन हो चुका है इसका मतलब ये है कि नया ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओवम बाहर निकलेगा ही नहीं। ठीक है, ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, और ओव्यूलेशन जब होगा ही नहीं, ओवम जब बाहर ही नहीं निकलेगा, तो क्या फर्टिलाइजेशन का कोई चांस है? फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। इस मेथड पर ये काम करता है कि
प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन हाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन ब्लॉक हो जाता है। इसका और भी तुम रीजन निकाल सकते हो, सो और भी अगर डीप डेप्थ में जाएं हम बोल सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन जो है ये नेगेटिव फीडबैक देता है एक तरह से, है ना। और ये नेगेटिव फीडबैक दे करके अपना ही कंसंट्रेशन घटाता है एक तरह से बोलते हैं, है ना। तो ये एफएसएच को घटा देता है। प्रोजेस्टेरॉन नेगेटिव फीडबैक देता है, पढ़ाया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में। नेगेटिव फीडबैक की वजह से एफएसएच का कंसंट्रेशन घटा सकता है, एलएच का भी घटा देता है। ठीक है, तो फिलहाल ये एफएसएच को घटा देगा, एफएसएच घट जाएगा तो फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा तो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर नहीं होंगे, मैच्योर नहीं होंगे तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। ठीक है, और ओव्यूलेशन भी नहीं होगा तो मतलब ओवम निकलेगा ही नहीं, और वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, बिकॉज उसमें तो ओवम निकल ही नहीं रहा। ठीक है, इसी इसी मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से ये पिल्स काम करते हैं। ओके, बस यही है। तो देखो इस लिखा है, पढ़ो एक बार फटाफट, एक बार मैं कलर चेंज करूँ, रुको। देखो, तो इट गिव्स फॉल्स इंफॉर्मेशन टू द हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन दैट ओव्यूलेशन हैज ऑलरेडी हैपेंड। तब ये एक गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ओव्यूलेशन तो हो गया अभी है। ठीक है, इट गिव्स नेगेटिव फीडबैक, साथ ही साथ ये नेगेटिव फीडबैक भी देता है, एफएसएच और एलएच को, वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, एज अ रिजल्ट सिक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच डिक्रीजेस। ठीक है, इनका सिक्रेशन घट गया, और इनका सिक्रेशन जब घट जाएगा तो इससे क्या होगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा। जब फॉलिकल का डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो ओवम कहाँ से निकलेगा, है ना। पहले फॉलिकल डेवलप होते हैं फॉलिकुलर फेज में, उसके बाद ओवुलेटरी फेज में वो रप्चर होते हैं, तो वहां से ओवम यानी सेकेंडरी ओसाइट निकलता है। ठीक है, ये सब कुछ नहीं हो। ठीक है, ओवुलेशन नहीं होने वाला, ओवुलेशन नहीं होगा तो ओवम इज नॉट रिलीज्ड। ठीक है, या सेकेंडरी ओसाइट इज नॉट रिलीज्ड एंड देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। तो अगर स्पर्म आ भी जाएगा तो अकेले स्पर्म क्या कर लेगा, उसको ओवम तो मिल ही नहीं रहा, है ना। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एंड सिंस फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो देयर विल बी नो प्रेगनेंसी, तो इस तरह से प्रेगनेंसी को रोका जाता है। ठीक है, तो ये 21 डेज वाला तुम्हारे सिलेबस में है, काफी डिटेल में मैंने बता दिया। कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है डाउट? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, डाउट हो तो बोलना। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ पिल्स, अगर हम 21 डेज की बात करें तो पिल्स इनहिबिट ओव्यूलेशन, तो आपने देख ही लिया अभी, एक मिनट। तो ये तो देख ही लिया कि ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है। अच्छा, ये एक तरीका हुआ। ठीक है, इसके अलावा दूसरा तरीका, सम पिल्स में प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन भी रोका जा सकता है, दूसरा पिल है वो, उसका मोड ऑफ एक्शन अलग है लेकिन याद रखना। ठीक है, 21 डेज का तुम समझ गए बढ़िया से। लेकिन कुछ पिल्स ये ओवम को निकलने से नहीं रोकते, वो कुछ और करते हैं। वो क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन होने से रोकते हैं। जैसे मान लो कि कभी हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, अब इम्प्लांटेशन की बारी है, तब वो फीमेल वो पिल्स खा रही है। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद फर्टिलाइजेशन हो चुका है बट इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, तो अभी इम्प्लांटेशन को रोकने के लिए पिल्स खाया जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ पिल्स ऐसे भी होते हैं जो इम्प्लांटेशन होने के बाद भी खाए जाते हैं, ऐसा भी होता है कि ऑलरेडी इम्प्लांटेशन हो चुका है, अब इम्प्लांटेशन को वहां से हटाना है, मतलब एक तरह से एंडोमेट्रियम को ब्रेक डाउन पूरा कर देना है। ठीक है, वो अलग पिल्स है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पिल्स होते हैं। ठीक है, बट आपको दिमाग में रखना है 21 डेज वाला ही डिटेल्स में। ठीक है, तो सम पिल्स में प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ये ध्यान रखो। ठीक है, दूसरा तीसरा पॉइंट पढ़ो, सम पिल्स कैन चेंज द क्वालिटी या थिकनेस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। कुछ पिल्स ऐसे भी हैं जो म्यूकस का, जो सर्विक्स का जो म्यूकस है, सर्वाइकल म्यूकस, उसके थिकनेस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एंट्री ऑफ स्पर्म नहीं हो पाती, या स्पर्म अगर एंट्री कर रही है तो कर रहा है तो उसका मोटिलिटी रुक जाएगा, वो ठीक से मूव नहीं कर पाएगा, ऐसे एज अ रिजल्ट फर्टिलाइजेशन के चांसेस घट जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का पिल है, तो याद रखो पिल्स के डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है, बट आपके सिलेबस में 21 डेज वाला यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक और भी आएगा सहेली वाला पिल, वो नेक्स्ट पेज पर है, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन जो है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखो सहेली है। तो सहेली देखो, द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स। ठीक है, अभी एनसीईआरटी में ऐसा है, पुराने जमाने में एनसीईआरटी लिखी गई थी बहुत पहले, तो उस वक्त ये नया था, अभी तो नया नहीं रहा, बट अभी भी न्यू न्यू ही है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये न्यू है, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जिसमें नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन यूज किया जाता है। अच्छा, इसके पहले जो पिल्स यूज होता है डेली बेसिस पर यूज किया जाता था, वो स्टेरॉइड से बना होता था। अब तुम स्टेरॉइड्स का वो जानते हो ड्रॉबैक, ड्रॉबैक क्या है उसका, क्या दिक्कत है उसको खाने से? उसको खाने से स्टेरॉइड्स अगर बॉडी में ज्यादा बढ़ जाएगा तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता था। इसके अलावा हार्ट की बीमारियां बहुत सारी स्टेरॉइड्स की वजह से होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसके बदले, स्टेरॉइड्स के बदले नॉन स्टेरॉयडल ड्रग आया जिसका नाम था सहेली, और इसको डेवलप किया गया था सीडीआरआई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और देखो ये 21 डेज वाला पिल्स में नहीं आता, ये कैसा पिल है, दिस इज वंस अ वीक पिल, हफ्ते में एक बार खाने वाला पिल है। ठीक है, विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, ये वंस अ वीक पिल है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसका मोड ऑफ एक्शन अलग है,
21 डेज वाला का अलग था। एक डेली वाला पिल भी था, इसका नाम था माला डी। सिलेबस में नहीं रहा, पहले था। ठीक है, माला डेली डी, माला डी। ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट ये पढ़ लो, फिर मैं डाउट लेता हूँ। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स एंड वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स। याद रखना कि वेल एक्सेप्टेड वर्ड अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि वेल एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है, तो आंसर इज पिल्स। बट बोलेगा कि मोस्ट वाइडली यूज्ड, ठीक है, वाइडली, तो बोलेगा अगर वाइडली यूज तो आईयूडी, लास्ट क्लास पढ़ाया था। ठीक है। अच्छा, सहेली के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में नहीं है। जो सहेली के अंदर एक केमिकल होता है, इसका नाम होता है सेंट क्रोमन। ठीक है, सेंट क्रोमन केमिकल। ठीक है, नाम नहीं याद करना, जान के रखो। दैट कॉज थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम की थिनिंग का देता है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। ठीक है, यही है, सेंट क्रोमन नाम याद कर सकते हो। यस, कोई डाउट किसी को? देखें सर, जब हम 5 दिन का गैप देंगे मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए, तो तब भी ओवम नहीं निकलेगा मेंस्ट्रुअल फ्लो में। 5 दिन का गैप देंगे तो मेंस्ट्रुअल फ्लो में हम मतलब ओवम निकलने के चांस मतलब थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो साइकिल साइकिल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना तुमको। तो 5 दिन के गैप से थोड़ा चांसेस, मतलब उसकी इफेक्टिविटी थोड़ी सी जो होगी ना, एफिशिएंसी, वो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन उसमें ओवम निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का तो तुम पूरा 7 डेज तुमको फॉलो करना पड़ेगा गैप। ठीक है, तभी वो सही से काम कर पाएगा। हालांकि फिर भी मतलब मेरे ख्याल से काम चल जाना चाहिए, लेकिन उसमें 100% नहीं बोल सकते। ठीक है, थोड़ा सा एफिशिएंसी गड़बड़ाएगा उसमें, बट काम चल सकता है। ये इसका दिक्कत है, इसको मिस नहीं करना है, बीच में मिस करने से भी दिक्कत आ सकती है। हालांकि चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी चांसेस है ना, 100% तो नहीं बोल सकते। कुछ एक 0.1%, 1% चांस बन जाएगा अगर, तो भी प्रेगनेंसी उसके लिए भी मतलब उतना ही काफी है प्रेगनेंसी के लिए, है ना। तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, 7 दिन का ही गैप लेना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, तो इतना हो गया पिल्स के बारे में। एक बार इनसे ये वाला पीपीटी खोलता हूँ मेरे को, ये तो पढ़ा दिया। ये सब कुछ वही है, सेम चीज। ठीक। तो नेक्स्ट आता है इम्प्लांट्स की बात। ठीक है, इम्प्लांट्स की बात कर लेते हैं हम। देखो इम्प्लांट्स क्या होता है, देखो यहाँ पर ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ठीक है, ये जो इस तरह से माचिस की तिल्लियों की तरह बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये इसको इम्प्लांट बोला जाता है। ठीक, ये स्किन के नीचे इसको प्लेस कर दिया था, प्लांट कर देते हैं, चिप मतलब इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा, टू टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स और इंजेक्शन आर यूज्ड। इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बिकॉज दोनों के अंदर ही हॉर्मोन्स डाले जाते हैं। जैसा हार्मोन आप पिल्स में यूज कर रहे थे, वैसा ही हार्मोन यहाँ भी यूज किया जा रहा है। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन है, तो इधर प्रोएस्ट्रोजन और प्रोएस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। ठीक है। अच्छा, दे आर इम्प्लांटेड अंडर द स्किन, स्किन के नीचे इसको फिट कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर देते हैं, इससे इसका नाम इम्प्लांट है। ठीक है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स। इसका काम वही है जैसे पिल्स काम करते हैं। जो जो पिल्स के बारे में पढ़े, सेम टू सेम चीज यहाँ भी है, बस उसको खाना है और इसको फिट करना है। ठीक है। इम्प्लांट्स और आईयूडीज, अच्छा इसका एक चीज और याद रखो कि इसका इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर। इफेक्टिव पीरियड पीरियड इसका मतलब समय जो इसका है, ड्यूरेशन, वो लंबे समय तक ये काम कर सकता है कंपेयर टू पिल्स। पिल्स उतने लंबे समय तक काम नहीं करते, बट ये ज्यादा लंबे समय तक काम कर सकता है। ठीक है। इम्प्लांट्स और आईयूडीज यूज्ड विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस आर वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो 72 आवर्स के अंदर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर इम्प्लांट आईयूडीज यूज करते हैं, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। जैसे कि मान लो हम लोग पढ़े ना पिल्स के बारे में कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पिल्स थे। कुछ पिल्स ऐसे थे जो मतलब एक तरह से ओव्यूलेशन को रोक रहे थे। कुछ पिल्स ऐसे थे जो ओव्यूलेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, इम्प्लांटेशन को रोक रहे थे। ठीक है। तो इम्प्लांटेशन वाला पिल जो है वो क्या है, इम्प्लांटेशन को रोकने वाला पिल इमरजेंसी के रूप में यूज होता है। मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, उसके बाद प्रेगनेंसी को अगर रोकना है, तो हम लोग यहाँ पर उस तरह के पिल्स को इस्तेमाल करेंगे। वही चीज यहाँ इम्प्लांट के रूप में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, उसी कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे पिल्स के डिफरेंट टाइप्स थे, वैसे इम्प्लांट के भी डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। ठीक, वही है। तो इम्प्लांट्स और आईयूडीज, आईयूडीज का भी सेम कॉन्सेप्ट है यार। ठीक है, यूज्ड विद इन 72 आवर्स, आर वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड दे कुड बी यूज्ड टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। तो रेप अगर किसी फीमेल का हुआ है, तो ऑब्वियसली उसको बच्चा नहीं चाहिए। या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है, मतलब उसको फैमिली प्लानिंग उसकी ये है कि उसको बच्चा नहीं करना है, बट गलती से वो फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो उस केस में भी इसको इम्प्लांट को इमरजेंसी के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। पिल्स को भी यूज कर सकते हैं, आईयूडी को भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, कोई डाउट है?
यार इम्प्लांट्स में तो हम 7 दिन का गैप नहीं दे सकते। नहीं, इम्प्लांट में तुम 7 दिन का गैप नहीं दोगे। वो इम्प्लांट ऐसा होता है जो खुद ब खुद, मतलब उसमें हॉर्मोन्स जो सिक्रिएट करता है ना, उसमें ऐसे फिट, मतलब उसमें ऐसा उसका उसको बनाया गया है कि वो खुद ब खुद ही 7 दिन का गैप लेकर हॉर्मोन सिक्रिएट करेगा। ठीक है, तुम नहीं सिक्रिएट कराओगे, तुम तो फिट करा लिए उसको। फिट कराने के बाद वो खुद ब खुद 21 डेज तक वो छोड़ेगा, फिर 7 डेज का गैप लेगा, ऐसे कर लेगा। या अगर डेली रेगुलर बेसिस पर है तो रेगुलर छोड़ेगा, या फिर अगर वीक में एक दिन है तो एक दिन छोड़ेगा। वो इस तरह से बनाया ही जाता है कि वो समय के साथ उसमें से कुछ कुछ चीजें निकलेंगी। ठीक है, वो अपने कंट्रोल में नहीं है। ठीक। ओके, जैसे घड़ी चल रही है अपने आप, तो घड़ी के कांटा चल रहा है लगातार, तुम थोड़ी चला रहे हो उसको, वैसे ही उसमें फिट किया हुआ ऑलरेडी चीज की कब कब उसमें सिक्रेशन होना चाहिए। समझे बात? तो जैसा पिल्स का मोड ऑफ एक्शन था, वही इम्प्लांट का भी मोड ऑफ एक्शन है। यहाँ से कोई डाउट है? ये सब यहाँ पर भी लिखा हुआ है, सेम चीज लिखा हुआ है। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पर। इसका नाम है सर्जिकल मेथड्स। देखो, सर्जिकल मेथड्स को स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। स्टेरिलाइजेशन का एक मतलब और बायोटेक्नोलॉजी में भी था, उसका मतलब था किलिंग ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो वो सैनिटाइजेशन या स्टेरिलाइजेशन, वो दोनों चीजें एक हैं। वहां पर सैनिटाइजेशन को ही स्टेरिलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, सैनिटाइज करना है, स्टेरिलाइज करना है, एक ही बात हुई। ठीक है, यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन का कुछ और मतलब है इस चैप्टर में। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब यहाँ पे हो रहा है स्टेराइल बना देना, स्टेरिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, जैसे कि गैमेट्स को या तो प्रोड्यूस होने से रोकना, या फिर गैमेट्स को मूव करके फ्यूजन होने से रोकना। ठीक है, मतलब किसी भी मेल से जो स्पर्म बन रहा है, वो अपने टारगेट पोजीशन तक नहीं पहुंच पाएगा, तुम बीच में उसको ब्लॉक कर दोगे। ठीक है, या तो ये कर सकते हो, या फिर तुम पूरा का पूरा स्पर्म प्रोडक्शन ही रोक दो, तो भी स्टेरिलाइजेशन बोलेंगे उसको। ठीक है, तो अपने जो सिलेबस में है स्टेरिलाइजेशन मेथड, उसमें स्पर्म को बनने से नहीं रोकना हमको। ठीक है, उसको बस मूव करने से रोकना। ठीक है, तो सर्जिकल मेथड्स का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो सर्जिकल मेथड में मेल और फीमेल दोनों के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब मेल के लिए यहाँ पे जो सर्जिकल मेथड है उसका नाम है वेसेक्टमी, और फीमेल के लिए जो सर्जिकल मेथड है उसका नाम है ट्यूबेक्टमी। ठीक है, इसी को हम लोग मतलब बोलते हैं कि जब जैसे कि किसी किसी का लाइगेशन कराया था, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते, लाइगेशन कर देते, या ऑपरेशन कराना है, मतलब जैसे मान लो कि किसी किसी को फैमिली प्लानिंग करनी है, तो उसके 2 बच्चे हो गए, अब उसको और बच्चे नहीं चाहिए, तो वो डॉक्टर को बोलता है कि हम इसका ऑपरेशन करवा दो, अब और हमें बच्चे नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो जो ऑपरेशन करवाना है, वो कॉमन भाषा में हम बोलते हैं उसको कि ऑपरेशन करवा दिया, बच्चा नहीं होगा उसका, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन के 2 मेथड्स हैं बस, मेल के केस में वैसेक्टमी और फीमेल केस में ट्यूबेक्टमी। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है इसका? देखो, प्रिंसिपल के बारे में लिखा है, सर्जिकल मेथड ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सर्जिकल मेथड है ये जो गैमेट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है। याद रखना है, गैमेट का प्रोडक्शन ब्लॉक नहीं हुआ, गैमेट बन रहा है, बट उसका ट्रांसपोर्ट रुक गया है। ठीक है, एंड दस प्रिवेंट कंसेप्शन। ठीक है, कंसेप्शन को रोक दिया जाता है। यही है कंसेप्शन का, वही प्रेगनेंसी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, अब एक है वैसेक्टमी और एक है ट्यूबेक्टमी, तो आओ इसको पढ़ते हैं एक बार, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। देखो वैसेक्टमी क्या है, देखो स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस याद करो, पिछले चैप्टर में पढ़े होगे। इज रिमूव्ड और टाइड अप, या तो उसको कट करके हटा देते हैं, या फिर उसको मोड़कर बांध दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मली उसको कट करके बांधते हैं नॉर्मली। ठीक है, थ्रू अ स्मॉल इंसाइजन कट करते हैं, इंसाइजन माने कटिंग करना होगा, ऑन द स्क्रॉटम, स्क्रॉटम में कट करके वास्ट डिफरेंस को काट कर जोड़ देते हैं, ऐसा कुछ। देखो यहाँ देख, ये रहा वास्ट डिफरेंस। ठीक है, पहले ये कुछ ऐसे था, है ना, ये एक साथ था, है ना, बट अब क्या किया गया, अब यहां से इसको काट दिया गया, है ना, यहां से इसको काट दिया गया। जब यहां से काट दिया गया, काट कर यहाँ पर देखो बांध दिया गया है, ताकि दोबारा ना जुड़ जाए। ठीक है, या फिर यहाँ से स्पर्म निकल कर यहाँ आसपास ना फैल जाए, इसलिए इसको बांध दिया गया है। और कुछ समय के बाद ये फिर यहाँ सील हो जाता है खुद ब खुद। ठीक है, यहाँ भी सेम चीज, तो काट देंगे, पहले काट कर यहाँ पे अलग अलग बांध देंगे, ताकि दोबारा से ये जुड़ ना जाए। ठीक है, या स्पर्म्स लीक ना हो जाए। ठीक, तो ये सब है, तो इसी को वैसेक्टमी कहते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ फेलोपियन ट्यूब, देखो फेलोपियन ट्यूब ये है ना, तो ये देखो फेलोपियन ट्यूब है, ये रहा फेलोपियन ट्यूब। अगर इसको यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से और यहाँ से, और कट करने के बाद अलग अलग जोड़ देंगे, तो इसको हम बोलेंगे ट्यूबेक्टमी, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब है, तो ट्यूब से ट्यूबेक्टमी। और वास डिफरेंस, वास से वैसेक्टमी, इस तरह से 2 शब्द आया। कहीं भी टमी शब्द आएगा, ठीक है, तो उसका मतलब हो गया काटना है। ठीक है,
काट कर वही, मतलब उसको कुछ सर्जिकली रिमूव करना है तो टमी बोलते हैं उसको। कोई डाउट है क्या? ट्यूबेक्टमी के बाद भी मेंस्ट्रुएशन हो कहाँ होगा? होगा। मेंस्ट्रुएशन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बस फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि इस यहाँ से ओवम निकलेगा। ओवम कहाँ से निकलता है? ओवम निकलता है ओवरी से, है ना? तो यहाँ से मान लो, ये देखो, यहाँ से ओवम निकलेगा, ये ओवम ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो इस एरिया में फर्टिलाइजेशन होता है ना? तो फर्टिलाइजेशन जो है वो इस एरिया में एम्पुला रीजन में होता है। एम्पुला मान लो यहाँ पे, तो इस एरिया में हो रहा है, एम्पुला में। तो अब यहाँ से स्पर्म स्पर्म कहाँ से आता है? स्पर्म इस वजाइना से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए, सर्वाइकल कैनाल से होते हुए, यूट्रस से होते हुए, ऐसे करके स्पर्म इस रास्ते से होके आता था ना। स्पर्म का रास्ता ये था। ये तुमने तो यहाँ से काट दिया इसको, तो स्पर्म तो आ ही नहीं पाएगा। ओवम तो निकल रहा है, ओवम का फॉर्मेशन बंद नहीं हुआ है, ठीक है, स्पर्म भी आ रहा है, लेकिन दोनों मीट नहीं कर पा रहे हैं। तुमने रास्ता बीच से ही काट दिया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इनकी मीटिंग को प्रिवेंट करते हैं। सेम चीज यहाँ भी अगर देखोगे मेल के केस में, तो यहाँ भी ये जो टेस्टिस है, इससे क्या हो रहा है? इससे स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। स्पर्म यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। स्पर्म नॉर्मली यहाँ से यहाँ जाता था, है ना? ऐसे जाते 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 ये ऐसे पीनस के थ्रू बाहर इजैकुलेट होता था, राइट? लेकिन तुमने यहाँ से ही काट दिया इसको। यहाँ से काट दिया तो फिर स्पर्म तो बन रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं रुक रही है। लेकिन लेकिन अब ये स्पर्म इजैकुलेशन में नहीं आ पा रहा, ठीक है। इजैकुलेशन में लिक्विड होगा, लेकिन स्पर्म नहीं होगा। ठीक है, अब इजैकुलेशन में क्या क्या होगा उस पर भी क्वेश्चन आता है, इसमें इसको थोड़ा समझा दूं साथ में। ये देखो, तो इजैकुलेशन में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो ये देखो, यहाँ देखो, ये क्या है? ये है सेमिनल वेसिकल्स, राइट? सेमिनल वेसिकल्स। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इनके सिक्रेशन को हम लोग सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं, है ना? तो इनका सिक्रेशन तो निकलेगा, तो इजैकुलेशन होगा मेल में। क्या ये इजैकुलेशन नहीं होगा? होगा। इजैकुलेशन में सीमेन के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? तो इसके अंदर क्या स्पर्म प्रेजेंट रहेगा? नहीं, स्पर्म एब्सेंट होगा इसके अंदर। इसके अंदर स्पर्म नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर प्रेजेंट होगा सेमाइनल प्लाज्मा। और सेमाइनल प्लाज्मा एग्जैक्टली कहाँ से रिलीज हो रहा है? तो ये एक्सेसरी ग्लैंड जो है, यहाँ से, यहाँ सेमिनल वेसिकल से, प्रोस्टेट ग्लैंड से, बल्बोइथर ग्लैंड या काउपर ग्लैंड से यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। लेकिन उसमें स्पर्म नहीं है, और स्पर्म ही तो वो चीज है जो फर्टिलाइजेशन में यूज होगी। तो ये जो मेल जिसका ये वेसेक्टमी कर दिए हो, क्या ये मतलब क्या ये फादर बन पाएगा? नहीं, आंसर है नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसका जो स्पर्म है वो यहाँ से निकल रहा है और वापस यहीं पर रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है, आगे जा नहीं पा रहा। तो इजैकुलेशन में स्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा, बट यस लिक्विड प्रेजेंट होगा, तो नॉर्मल इजैकुलेशन करेगा, उसके सेक्सुअल एक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके सेक्सुअल डिजायर्स पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इरेक्शन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है, यही था। तो एक बार इसकी थ्योरी मैं समझा दिया सब कुछ, एक बार थ्योरी में पढ़ता हूँ फटाफट। स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप, समझाई दिया था। टिबेक्टमी में देखो, इसमें क्या कट करते हैं? फिलिपिन टिप का स्मॉल पार्ट कट करके उसको टाई अप कर देते हैं, ठीक है, बांध देते हैं। और इसका कट कहाँ करते हैं? इंसाइजन या कहाँ कट कहाँ करोगे? तो एब्डोमेन में हो सकता है, या फिर वजाइना के थ्रू भी बिना इंसाइजन से भी हो सकता है, बट जनरली ये एब्डोमेन में कट किया जाता है, ठीक है। ओके। नोट, नोट क्या है? तो दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव, इफेक्टिव बहुत ज्यादा है ये, मतलब एक बार ऑपरेशन कराने के बाद फिर अब बच्चा होने का चांसेस ना के बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान चाहे कि पहले वो ऑपरेशन करा ले और फिर सोचे नहीं मुझे तो एक और बच्चा चाहिए, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वापस नहीं मतलब वापस इसको ठीक करना मुश्किल है बहुत, क्योंकि तुम उसको कट करके हटा दिए हो, तो अब दोनों जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो रिवर्सिबिलिटी इसकी दोबारा ठीक करना बड़ा मुश्किल है इसको, इज वेरी पुअर। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, ठीक कर भी सकते हैं, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो यही है, तो दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। ओके। तो ये भी हो गया, वेसेक्टमी कंप्लीट, टिपेक्टमी भी कंप्लीट, ये तो समझा ही दिया मैंने आपको, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने चाहिए जब भी हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, हम लोग सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ लिए जितने भी थे, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो क्या चीज दिमाग में होनी चाहिए बिफोर चूजिंग कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमारे लिए सही है, ठीक है। तो पहले बात तो अच्छे से सोच समझ के चूज करना चाहिए कि कौन सा इसमें से करना है, ठीक। और उसके लिए थोड़ा सा कंसल्टेंसी लेनी चाहिए क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से, मतलब डॉक्टर से या नर्सेस से पूछ लेना चाहिए कि कौन सा हमारे लिए सही है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि वेसेक्टमी अगर किसी ने करा लिया,
तो फिर उसकी शादी ही नहीं हुआ, मान लो बस नसबंदी करा लिया, वेसेक्टमी करा लिया, तो फिर अब तो उसके बच्चे हो नहीं पाएंगे, है ना। तो इसीलिए डॉक्टर से पूछ पूछ करके ये कौन सा हमको चूज करना है वो चूज करना चाहिए, ठीक है, खुद दिमाग नहीं लगाना चाहिए ज्यादा। ठीक है, आगे देखो, वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट, मतलब ये कोई रेगुलर रिक्वायरमेंट ऐसा करना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जबकि बल्कि इनफैक्ट ये क्या है, ये नेचर के खिलाफ ही काम कर रहा है, क्योंकि नेचर चाहती है कि इंसान बच्चे प्रोड्यूस करे। ठीक है, बट यस हम चाहते हैं हमारा फैमिली जो है वो लिमिटेड नंबर में रहे, सही से सबको सुविधा मिलता रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक फैमिली में 10 10 बच्चे पैदा कर दें और किसी को खाने पीने को नहीं मिल रहा है। ठीक, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसको रोकना, बट नेचर के खिलाफ हम यहाँ पे काम करें, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज प्रैक्टिस अगेंस्ट नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। ठीक है, अच्छा तीसरा पॉइंट पढ़ो। अ पर्सन इज फोर्स टू यूज दिस मेथड्स आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, मतलब क्यों यूज करता है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए या फिर डिले करने के लिए, सब तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या स्पेस देने के लिए। ठीक है, ये सारे कारण की वजह से इसको किया जाता है। अच्छा, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सिंपल बात है। अच्छा, इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे नौजिया हो सकता है, घबराहट हो सकती है। ठीक है, एब्डोमिनल पेन, पेन हो सकता है पेट में, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग उसको बोलते हैं जब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिनों में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, उसको ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग बोलते हैं। कभी कभी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, मतलब वही फिर कभी भी हो सकता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, रेगुलर तरीके से नहीं होगी, कभी बहुत दिनों बाद होगी, कभी बहुत पहले हो जाएगी। ठीक है, और ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स है, मैंने इसको पॉइंट वाइज करके लिखवाया था। ठीक है, अब ये रहा एनसीईआरटी। तो एक बार मैं 2 मिनट फटाफट पढ़ता हूँ, ये मीटिंग एंड होने वाली है 4 मिनट में, ठीक है, अभी टाइम है, पढ़ लेता हूँ तब तक। तो आईयूडी तो हम लोग लास्ट क्लास कवर के लिए थे, ये सारी चीजें थी, ठीक है, जिससे पढ़ा दिया था। नेक्स्ट पेज पे और रुको। यहाँ से पढ़ता हूँ, देखो। तो ये इम्प्लांट्स की बात होगी, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोसेज ऑफ आइदर प्रेस्टोजन, ये तो पढ़ा है आज हमने कि क्या क्या इसके अंदर होता है, तो कौन कौन सा हार्मोन का कॉम्बिनेशन लेना है, के सामने ही है ये, क्या हुआ इसको, देखो। तो प्रोस्टोजन या फिर प्रोस्टोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दे आर किस फॉर्म में यूज होता है, टैबलेट के फॉर्म में यूज होता है, दे आर पॉपुलरली कॉल्ड पिल्स, पिल्स उसको बोलते हैं। और यहाँ पे 21 डेज वाले पिल्स की बात कर रही है, स्टार्टिंग कब करना है इसको, फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, पांचवें दिन से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट जनरली इसको 6 डे से स्टार्ट करते हैं, 5 दिन कंप्लीट होने के बाद 6 डे से शुरू करते हैं। 5वें दिन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन पे चलता है, हाँ 2 दिन का गैप ज्यादा होने से दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मान लो फर्स्ट पिल ली, इस तरह से हमको 26 डे तक इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, 21st पिल इस तरह से 5वें दिन से भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, इट हैज टू रिपीटेड इन द सेम पैटर्न, रिपीट करना है कब तक, जब तक कि फीमेल की इच्छा नहीं है कंसेप्शन करने की, या फिर जब तक उनको प्रिवेंट करना है कंसेप्शन, तब तक प्रेगनेंसी प्रिवेंट करना, तब तक इसको यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये इस पिल का काम है ओव्यूलेशन प्रिवेंट करना, क्योंकि ये ब्रेन को फॉल्स सिग्नल दे रहा था, अभी पढ़ाया था कुछ देर पहले, है ना, और इम्प्लांटेशन को भी प्रिवेंट कर दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस को भी थिक कर देता है, इसकी वजह से स्पर्म का मूवमेंट रुक जाता है। तो अलग अलग टाइप के पिल्स को मिक्स करके एनसीईआरटी ने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इससे कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना, तीनों अलग अलग टाइप से। नेक्स्ट देखो, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट एंड वेल एक्सेप्टेड, ये लाइन याद रखना कि वेल एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पिल्स है। ठीक है, एग्जाम्पल और दिया हुआ है सहेली, ये चौथा एग्जाम्पल देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो सहेली न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होता है, वंस अ वीक पिल है, साइड इफेक्ट कम है, कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू हाई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, प्रोस्टोजन अकेला भी यूज हो सकता है या फिर प्रोस्टोजन के साथ एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ये इंजेक्शन के रूप में भी ले सकते हैं, पिल्स के रूप में भी ले सकते हैं, इम्प्लांट के रूप में ले सकते हैं, आईयूडी के रूप में भी ले सकते हैं, सब कुछ यूज किया जा सकता है। इसके अलावा इमरजेंसी यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस यूज किया जाता है, उसमें फिर से प्रोस्टोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, आईयूडी हो सकता है। ठीक है, ये भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में आता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, और ये रेप केसेस या फिर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद सर्जिकल मेथड था, तो सर्जिकल मेथड में स्टेरिलाइजेशन आपने पढ़ा अभी अभी। ठीक है, तो इसमें मेल या फीमेल या फिर दोनों का ही स्टेरिलाइजेशन किया जा सकता है, जिससे आगे चलकर कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो फैमिली प्लानिंग के लिए जनरली किया जाता है, शादी के बाद बच्चे हो चुके हैं जिसके, वही इसको करे, इसकी शादी वादी नहीं हुई उसको ना करे। ठीक है, आगे देखो, सर्जिकल इंटरवेंशन, इंटरवेंशन रोकना,
ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट। ये करता क्या है, ये गैमेट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन, इस तरह से प्रेगनेंसी को रोकता है। ठीक है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वैसेक्टमी, मेल में वैसेक्टमी बोलते हैं, फीमेल में टिबेक्टमी बोलते हैं, क्योंकि वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई करते हैं, इसमें फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है। इन वैसेक्टमी स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस वही सफाई इज रिमूव्ड, या फिर उसको मोड़ काट करके मोड़ करके बांध देते हैं, टाई कर देते हैं। कट कहाँ करेंगे, स्क्रोटम पे। ठीक है। जबकि टिबेक्टमी में फेलोपियन ट्यूब का स्मॉल पार्ट कट करके उसको मोड़ देंगे या टाई कर देंगे या रिमूव कर देंगे। ठीक है। और कहाँ पे कट करेंगे, इसका कट होता है एब्डोमेन में या फिर वजाना के थ्रू भी किया जा सकता है। ठीक है। ये हाईली इफेक्टिव है लेकिन इसकी रिवर्सिबिलिटी वेरी पुअर है। ठीक है। यहाँ पे होता है स्टेरिलाइजेशन समाप्त। और लास्ट में ये भी लिखा हुआ है कि इसके लिए तुमको पता होना चाहिए कौन सा सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसकी कंसल्टेशन चाहिए मेडिकल प्रोफेशनल से। और ये रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बल्कि नेचर के खिलाफ काम कर रहे हैं, है ना। अच्छा, और एक इंसान कब यूज करता है, जब उसको फैमिली प्लानिंग करनी होती है, डिले करना होता है प्रेगनेंसी को, या फिर स्पेस करना होता है चिल्ड्रन के बीच में। ठीक है। और वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दीज मेथड्स हैव सिग्निफिकेंट रोल कंट्रोल, मतलब ये पॉपुलेशन को ग्रो करने से रोकने के लिए भी यूज में आता है। इसके इल साइड इफेक्ट्स हैं, नोजिया, abdominal पेन, सब कुछ पड़ा, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। ये बहुत ज्यादा नहीं होने का चांस नहीं है, ये लिखा है, लेकिन हाँ होने का चांस है, इसलिए पूरा इग्नोर हम नहीं कर सकते। ठीक है। तो चलो यहाँ पे करते हैं आज से क्लास, ये वाला क्लास स्टॉप। ठीक है। इसके बाद वाला जो क्लास होगा अब मैं और नहीं करा रहा हूँ, मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, उसके बाद एमटीपी के बारे में रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।